ओके बच्चों, सो हम लोग पढ़ रहे थे एक ट्रांजिस्टर की कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में कैसे बाइसिंग करी जाती है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आती है। ये हम पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में, उसे शॉर्ट में रिकैप करेंगे, फिर आगे की चीज कंटिन्यू करेंगे। सो व्हाट इज द ट्रांजिस्टर? बेसिकली एक 3 टर्मिनल डिवाइस होता है जिसमें 3 टर्मिनल्स का नाम अपन देते हैं इमिटर, बेस और कलेक्टर। एक टर्मिनल यहाँ कहलाता है इमिटर, एक ये टर्मिनल कहलाता है कलेक्टर और ये वाला टर्मिनल कहलाता है बेस। दो तरह के ट्रांजिस्टर्स होते हैं हमारे पास, पीएनपी और एनपीएन। दो तरह के ट्रांजिस्टर्स होते हैं। इसमें से एनपीएन थोड़ा ज्यादा यूज होता है बिकॉज एनपीएन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा होने की वजह से उनका कंडक्शन ज्यादा आता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा करंट ज्यादा मिलता है हमें। तो नॉर्मली प्रिफर करा जाता है हर जगह पे कि एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज करे। पीएनपी भी यूज करते, ऐसा नहीं कि नहीं करते, पर थोड़ा रिलेटिवली कम नंबर में यूज होता है। ज्यादातर लोग एनपीएन को यूज करते हैं। मैंने यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाया है। अच्छा, हर ट्रांजिस्टर के अंदर दो पीएन जंक्शन होते हैं। अगर उसके अंदर देखें तो दो पीएन जंक्शन मिलते हैं हमें। एक पीएन जंक्शन बेस और इमिटर के बीच का मिलता है, एक बेस और कलेक्टर के बीच का। जैसे ये जो ट्रांजिस्टर मैं बना रहा हूँ ये एनपीएन ट्रांजिस्टर था। क्या बोल रहे हैं आप? ठीक है, ये जो ट्रांजिस्टर मैंने बनाया है ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है यहाँ पर एनपीएन, तो यहाँ पर एक पीएन जंक्शन है बेस और इमिटर के बीच में और एक पीएन जंक्शन है बेस और कलेक्टर के बीच में। हम जो बेस इमिटर जंक्शन होता है उसे रखते हैं फॉरवर्ड बायस में। तो इसे फॉरवर्ड बायस करने के लिए हमने यहाँ पर एक सेल लगाया था जो इनको फॉरवर्ड बायस में रख रहा था। तो इस तरह से एक सेल लगा के इन्हें फॉरवर्ड बायस में रखा गया था। ये सेल बेस और इमिटर के बीच में है और अभी इसका पोटेंशियल एग्जैक्टली बेस इमिटर का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो बेस और इमिटर का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है बेस और इमिटर का, उसको अपन बोल देंगे डेल्टा वीबी या सिंपली वीबी। वीबी यहाँ जो बेस में करंट आ रहा है उसको मैंने बोल दिया आईबी। इन दोनों को अपन बोलते हैं इनपुट पोटेंशियल या इनपुट करंट। फिर कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में इमिटर कॉमन रखते हुए हम एक और सेल लगाते हैं। इमिटर कॉमन रखते हुए एक और सेल लगाते हैं तो दूसरा सेल कुछ इस तरह से लगाया जाता है। ये सेल लगाया गया है कलेक्टर और इमिटर के बीच में, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस आप वीसी बोल सकते हो। यहाँ से जो कलेक्टर में करंट आ रहा है उसको अपन आईसी बोल देंगे। हमने इन दोनों बैटरीज को वेरिएबल बनाया था, इनको वेरी करा था और चेक करा था कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आती है जब इनपुट और आउटपुट को देखा जाए। इनपुट में वीबी और आईबी के बीच में हमने ग्राफ बनाया था। तो मेरे पास जो ग्राफ आया था वीबी वर्सेस आईबी का, वो बिल्कुल एक डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई थी बिकॉज वर्किंग ही वहां पर डायोड की हो रही थी। जब तक वीबी को हम कट ऑफ से बड़ा नहीं रखेंगे तब तक तो करंट आएगा ही नहीं, उसके बाद ही करंट आएगा। फॉरवर्ड बायसिंग में होगा डायोड तभी करंट आता है। तो पीएन जंक्शन जब तक फॉरवर्ड बायसिंग में नहीं होता करंट नहीं आता है, और आफ्टर फॉरवर्ड बायसिंग इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी पीएन जंक्शन में करंट की। तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ भी मिलती है हमें, बस एक डिफरेंस ये मिलता है कि आईबी का यहाँ जो ऑर्डर होता है वो कम होता है डायोड्स के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि जो इमिटर से चार्ज के लिमिट होकर बेस में आते हैं वो पूरा बेस करंट में जाते नहीं, बहुत माइन्यूट फ्रैक्शन वहां पे बेस करंट में जाता है। ज्यादातर कलेक्टर कलेक्ट कर लेता है, इसलिए बेस करंट बस यहाँ पे ऑर्डर में कम होता है, टेंस ऑफ माइक्रो एम्पेयर का ऑर्डर होता है। बाकी ग्राफ इस तरह का आता था। तो ये अपन ने पढ़ा था इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ। चलिए, इसके बाद अपन ने पढ़ा था आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने आईसी को प्लॉट करा था वीसीई के साथ में। वीसीई के साथ में आईसी को प्लॉट करा था। अच्छा, जब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाया था तो हमने ये वीसी कांस्टेंट रखा था। ये ग्राफ बनाते समय हमने आउटपुट का जो पोटेंशियल है उसे कांस्टेंट रखा था ताकि उसका इनपुट पे कोई असर ना हो। तो वीसी को कांस्टेंट रखते हुए हमने ग्राफ बनाया है। अब जब दूसरा ग्राफ बना रहे हैं वीसी वर्सेस आईसी, तो इसमें मैं वीबीई को कांस्टेंट रखूंगा, यहाँ का पोटेंशियल कांस्टेंट रखते हुए उधर ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो ये ग्राफ बनाने के लिए कौन कांस्टेंट है? वीबीई। शुरुआत में जब वीसी को 0 रखते हैं तो करंट 0 आता है बिकॉज एक्चुअली फॉरवर्ड बायसिंग ही नहीं होती है। फिर जैसे जैसे वीसी बढ़ाते हैं तो रिवर्स बायसिंग होने लगती है, इसलिए करंट थोड़ा बढ़ता है। एक बार जितने इमिटर से इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे थे, जो बेस में पहुंच रहे थे, अगर वो कलेक्टर सारे को कलेक्ट करने लग जाएगा तो फिर करंट कांस्टेंट हो जाएगा। तो एक बार रिवर्स बायसिंग प्रॉपरली हो जाए फिर करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। तो कुछ इस तरह का ग्राफ आता है आईसी वर्सेस वीसीई का, है ना। ये ग्राफ बनाते समय हमने वीबीई को कांस्टेंट रखा है, वीबीई को फिक्स रखते हुए हमने ग्राफ बनाया है। एक पर्टिकुलर वीबीई पे हमने ग्राफ बनाया है। और हाँ, ये जो वीबीई की वैल्यू होना चाहिए वो होना चाहिए इस रेंज में जहां पर आईबी आ रहा है, जहां फॉरवर्ड बायसिंग हो रही थी।
अगर फॉरवर्ड बायसिंग नहीं हो रही होगी तो ऑफकोर्स करंट ही नहीं आ रहा होगा। जब तक यहाँ फॉरवर्ड बायसिंग नहीं होगी पीएन जंक्शन की, इमीटर से इमीटर इमिशन ही नहीं स्टार्ट हुआ होगा, तो इमीटर से इमिशन स्टार्ट नहीं होगा तो यहाँ भी करंट नहीं आ सकता। तो ये VB फिक्स रखा है, पर इतना रखा है जिससे फॉरवर्ड बायसिंग हो चुकी थी बेस इमीटर जंक्शन की। चलिए ये दो चीज अपन पढ़ी चुके थे लास्ट क्लास तक। क्या कुछ दिक्कत है, कोई डाउट है इनमें? एनी डाउट इन दिस टू ग्राफ? कोई भी नहीं? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब इस ग्राफ में देखिए, अगर मैं VB को चेंज करूं, मैं VB की वैल्यू थोड़ी बढ़ा दूं या थोड़ी कम कर दूं। मान लीजिए VB को मैं अभी फॉरवर्ड बायसिंग वाला ही रख रहा हूं लेकिन थोड़ा बढ़ा रहा हूं, तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि IB बढ़ता है अगर VB को बढ़ाऊंगा तो। अगर मैं VB को बढ़ाऊंगा तो IB बढ़ता है। इसका मतलब क्या हो रहा है? IB बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है बताइए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब बढ़ क्यों रहा है? मैं जानना चाह रहा हूँ VB बढ़ाने से IB क्यों बढ़ता है, बताइए। एनीवन? सर बी पे हाई पोटेंशियल है। फॉरवर्ड बायसिंग में जैसे जैसे हम फॉरवर्ड बायसिंग ज्यादा करते हैं डिफ्यूजन सर। ज्यादा होता है। डिफ्यूजन ज्यादा होता है, सर। बेसिकली एमिटर ने ज्यादा चार्ज के एमिट करे होंगे, एमिटर ने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट करे होंगे, एमिटर के इलेक्ट्रॉन ज्यादा एमिट हुए तो बेस में से होल्स भी एमिटर की तरफ ज्यादा जाते हैं, तो इसलिए IB बढ़ता है यहाँ पर, है ना। IB बढ़ने का रीजन है कि हमने फॉरवर्ड बायसिंग बढ़ा दी है। फॉरवर्ड बायसिंग में जितना ज्यादा फॉरवर्ड बायसिंग करते हो उतना फॉरवर्ड बायसिंग करंट बढ़ता है। अब IB बढ़ा, इसका मतलब यही हो रहा है कि इमिटर से ज्यादा चार्ज कैरियर इमिट हुए, तो कलेक्टर करंट भी बढ़ेगा ना। हाँ यस सर बढ़ेगा। है ना, कलेक्टर करंट भी बढ़ेगा। तो जो सैचुरेशन वाला ये कलेक्टर करंट था ये बढ़ना चाहिए। अगर मैं किसी और VB पे ग्राफ बनाऊं जो थोड़ा बड़ा है तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, तो थोड़ा कम VB पे ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। मैं अलग अलग VB की वैल्यू पे ग्राफ बनाऊं, ठीक है, ये नीचे वाला जो ग्राफ है वो किसी थोड़े कम VB पे बनाया मैंने, VB की वैल्यू कम कर दी और ऊपर बढ़ा दी मैंने, तो इस तरह के ग्राफ आएंगे। जो सैचुरेशन में कलेक्टर करंट आ रहा था वो बढ़ जाता है अगर VB बढ़ा है। आखिरी वाली जो लाइन है यहाँ पर VB की वैल्यू ज्यादा है, मान लीजिए VB3 है, बीच में VB की वैल्यू VB2 है, नीचे VB की वैल्यू VB1 है, और मैं इन्हें बढ़ा रहा हूं। तो जैसे जैसे अपन VB को बढ़ाते हैं, VB की वैल्यू यहाँ बढ़ाता हूं मैं, तो मेरे पास सैचुरेटेड कलेक्टर करंट बढ़ता है, क्योंकि इमिटर से जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं वो बेस के थ्रू होते हुए कलेक्टर कलेक्ट करता है। अब इमिटर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे तो कलेक्टर ज्यादा करंट कलेक्ट कर पाएगा। इमिटर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे कब? जब VB ज्यादा हो, इमिटर और बेस का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो, तो इमिटर ज्यादा इमिट करेगा तो कलेक्टर ज्यादा कलेक्ट करेगा। इसलिए जो सैचुरेशन वाला कलेक्टर करंट है वो बढ़ जाता है अगर हम VB को बढ़ाए। क्या ये ग्राफ क्लियर हुआ अच्छे से? सर ये VB बढ़ने का समझ में आया। VB बढ़ने का समझ नहीं आया। अगर आप ट्रांजिस्टर को अंदर से देखते तो बेसिकली उसके अंदर एक पीएन जंक्शन होता है बेस और इमिटर के बीच में, एक पीएन Yes, जंक्शन sir. होता था बेस और कलेक्टर के बीच में। ये अभी एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाया था तो एनपीएन बना देता हूं मैं। इस जंक्शन को हमने रखा है फॉरवर्ड बायसिंग में। अब जब पीएन Yes, जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होता है तो एन से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होकर पी में जाते हैं और पी से होल डिफ्यूज होकर एन में आएंगे, यही होता है ना, यस सर। है ना। क्योंकि हमने तो डोपिंग ज्यादा करी है इनमें, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिखेंगे आपको जो कहा जा रहे हैं टुवर्ड्स बेस, ये सारे इलेक्ट्रॉन बेस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ बढ़ाते हैं उतना डिफ्यूजन प्रोसेस बढ़ती है ना। डायोड में याद करिए, यस सर। डायोड यस में डिफ्यूजन प्रोसेस बढ़ती है अगर अपन ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाए, तो वही चीज यहाँ हो रही है, इधर से डिफ्यूजन ज्यादा हो रहा है। अब VB बढ़ाया, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया, ये था इमिटर ये था बेस, इनका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकले तो कलेक्टर भी ज्यादा कलेक्ट कर पाएगा ना फिर। यस सर। सिंपल सी बात। चलो, इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है ये? यस सर। ओके, सो VC फिक्स रखते हुए हमने IB वर्सेस VB का ग्राफ बनाया था, VB फिक्स रखते हुए हमने VC वर्सेस IC का ग्राफ बनाया। लेकिन अलग अलग VB की वैल्यू पे देखें तो यहाँ पर हमें इंक्रीमेंट दिखता है IC। बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, बहुत काम की चीज हो रही है। चलिए, तो अब ये दो चीज अगर क्लियर है हमें, तो हम एक अच्छी सबसे और इंपॉर्टेंट चीज को देख सकते हैं, इनपुट वर्सेस आउटपुट, सॉरी आउटपुट वर्सेस इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट वर्सेस इनपुट। अब हम क्या करने वाले हैं,
हम इनपुट में कुछ वेरिएशन करेंगे और देखेंगे आउटपुट में कैसा वेरिएशन हो रहा है। मैं इनपुट में किसका वेरिएशन करूंगा, VBE का, और देखूंगा आउटपुट में मतलब VCE का वेरिएशन कैसा हो रहा है। हम इनके बीच में ग्राफ बनाएंगे, किसके बीच में, VCE वर्सेस VBE, इनका ग्राफ बनाएंगे हम। VCE वर्सेस VBE का ग्राफ बनाएंगे, ये ग्राफ बनाने वाले अपन। ये ग्राफ बनाने के लिए थोड़ा सा सर्किट में चेंज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि अगर आप ऐसा कांस्टेंट सेल लगा दोगे ना तो यहाँ तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करेंगे। सर्किट को थोड़ा सा बदलेंगे अपन। हम क्या करेंगे, ये बैटरी ली, एक रेजिस्टेंस लिया और फिर यहाँ पर अपना ट्रांजिस्टर लगाया। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा लो और एक सेल लगा लो कांस्टेंट पोटेंशियल का। सर्किट को बदल के मैंने देखो ऐसा कर दिया, मैंने बस 2 रेजिस्टेंसेस ऐड कर दिए। एक रेजिस्टेंस बेस के साथ जोड़ दिया मैंने, ये देखिए बेस वाला टर्मिनल था, इसके साथ एक रेजिस्टेंस जोड़ा, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मैंने कलेक्टर के साथ जोड़ दिया। जो रेजिस्टेंस बेस की तरफ जुड़ा है उसको आप आर भी बोल सकते हो, क्योंकि बेस में जुड़ा है उसे। जो कलेक्टर में जुड़ा है उसे आरसी बोल सकते हो। एक बैटरी बेस की तरफ जुड़ी थी, इसको बोल दो VBB, और बैटरी कलेक्टर की तरफ जुड़ी है, इसे बोल दो VCC। जो बेस में करंट जा रहा होगा वो होगा IB, जो कलेक्टर में करंट आ रहा होगा वो होगा IC। सर्किट में बस 2 रेजिस्टेंस जोड़ दिया। अब ये बैटरीज को अपन बदलेंगे, हम VB को धीरे धीरे चेंज करेंगे, इसको वेरिएबल रखेंगे। इसको हमने वेरिएबल करा, इसको वेरिएबल करा, पर ये फिक्स रखा, VCC को फिक्स रखा हमने, और देखते जाएंगे कि कैसे जो पोटेंशियल डिफरेंस है C और E के बीच का, ये रहा C टर्मिनल और ये रहा E टर्मिनल, इनके बीच में लगा दो एक वोल्टमीटर, और देखेंगे वोल्टमीटर में रीडिंग कैसे बदल रही है। तो हम जैसे जैसे यहाँ का पोटेंशियल बदलेंगे वैसे वैसे वोल्टमीटर की रीडिंग कैसे बदल रही है वो देख रहे हैं। यहाँ का पोटेंशियल बदलने से चेंज क्या होगा, चेंज होगा बेस और इमीटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ये वोल्टमीटर मेजर करेगा VBE को, बेस और इमीटर के पोटेंशियल डिफरेंस को, और ये वोल्टमीटर मेजर करेगा VCE को। तो हम इनके बीच में ग्राफ बनाने वाले हैं, ठीक है। चलो सर्किट समझ में आया क्या, क्या करने वाले हैं, समझ में आ रहा है, बताइए। ये क्लियर हो रहा है आपको क्या करने वाले हम? सर वोल्टेज कितना फ्लो हो रहा है इससे? हाँ, वोल्टेज कितना फ्लो हो रहा है ना, वही फाइंड करना है। वोल्टेज डिफरेंस की वेरिएशन कैसे आ रहे हैं। हम यहाँ पर पोटेंशियल को चेंज करेंगे, VBB को, VB की बैटरी हमने वेरिएबल बनाएंगे, जिससे क्या चेंज होगा, VB चेंज होगा, और VB के चेंज होने से VC कैसे चेंज होता है ये बनाएंगे अपन। क्लियर? यस सर। ओके, चलिए तो ड्रॉ करते हैं ग्राफ अपन। VCE वर्सेस VBE, इनका ग्राफ बनाने वाले अपन, ठीक है। हम यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जो है VBE, इसके साथ यहाँ के VCE का ग्राफ बनाने वाले हैं। चलो ये बनाते हैं अपन। अच्छा एक चीज है, यहाँ पर कांस्टेंट रखा है अपन ने VCC, तो मैं यहाँ से यहाँ अगर किरचॉफ्स लॉ लगा के देखूं, किरचॉफ्स लॉ लगा के देखूं, तो VCE की वैल्यू क्या होना चाहिए। मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो आएगा VCC, फिर एक रेजिस्टेंस है, उसमें से IC करंट है, तो माइनस IC RC होना चाहिए। आप देखें अगर यहाँ से यहाँ गए तो बाय किरचॉफ्स लॉ VCC माइनस IC RC, ये लिखना चाहिए मुझको बाय किरचॉफ्स लॉ। यस सर। है ना, VCE की वैल्यू मुझे ये लिखना चाहिए। तो बस मुझे एक चीज समझ में आ गई यहाँ पर कि जब कलेक्टर करंट 0 होगा तो VCE की वैल्यू VCC के बराबर आएगी, जब कलेक्टर करंट 0 होगा। और जब मैं VBE को बहुत कम रखूंगा, VBE देखो यहाँ पे जब एकदम शुरू में होता है 0 होता है, तो यहाँ पे एक्चुअली फॉरवर्ड बायसिंग ही नहीं होगी। जब मैं VBE को 0 रखूंगा तो फॉरवर्ड बायसिंग ही नहीं होगी ना, फॉरवर्ड बायसिंग ही नहीं होगी तो कलेक्टर करंट आएगा क्या, बताओ। नो सर, 0 आएगा। भाई इमीटर ने इमिट ही नहीं करे इलेक्ट्रॉन, तो कलेक्टर किसे कलेक्ट करेगा, कलेक्ट ही नहीं कर पाएगा, कलेक्टर करंट ही 0 होगा, और कलेक्टर करंट ही 0 हुआ अगर, तो VCC के बराबर VCE आ जाएगा। सो व्हेन VBE is 0, हमें आउटपुट जो मिलना चाहिए वो VCC के बराबर मिलना चाहिए शुरू में। बहुत लो जब VBE रहेगा तो हमें VCC के बराबर आउटपुट मिलना चाहिए। जब तक कलेक्टर करंट नहीं आता, देखो इस पोटेंशियल नी पोटेंशियल के बाद आने लगेगा कलेक्टर करंट,
नी पोटेंशियल तक तो क्या होगा कि फॉरवर्ड बायसिंग नहीं होगी, नी पोटेंशियल तक डायोड में करंट ही विजिबल आता है, नी पोटेंशियल के बाद इमीटर से होल्स का इमीटर से इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन चालू होगा, तो नी पोटेंशियल के बाद में कलेक्टर करंट आएगा, सही बात है? यस सर। है ना? चलो, अब नी पोटेंशियल के बाद जैसे कलेक्टर करंट आया तो हमने देखा था जैसे वीबी को बढ़ाते जाता था मैं, तो कलेक्टर करंट की सैचुरेशन वैल्यू क्या होती थी? बढ़ती थी, है ना, बढ़ती थी। तो जैसे जैसे वीबी को बढ़ाते जाऊंगा कलेक्टर करंट बढ़ेगा, एंड बिकॉज ऑफ यस सर। इंक्रीमेंट इन कलेक्टर करंट यहाँ क्या होगा, वीसी वीसी का क्या होगा? कम होगा। कम होगा। कम होगा। और वीबी को देखो यहाँ पे तो थोड़ा सा ही बढ़ाएंगे अपन तो बहुत ज्यादा आईबी बढ़ रहा है ना, यस सर। और आईबी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है मतलब आईसी भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा होगा। यस सर। आईसी बहुत स्टीपली चेंज करेगा जैसे जैसे वीबी को बढ़ाऊंगा, वीबी के बहुत छोटे से रेंज में ही मुझे आईसी में बहुत लार्ज इंक्रीमेंट दिखेगा, और आईसी में लार्ज इंक्रीमेंट होगा तो वीसी में लार्ज डिक्रीमेंट लार्ज दिखेगा। डिक्रीज होगा। यस तो सर। ये यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए कि अचानक से जैसे कट ऑफ के आगे चले गए वैसे ही इसमें डिक्रीमेंट चालू हो जाएगा, वैसे इसमें डिक्रीमेंट चालू होगा, वो शार्प डिक्लाइन होगा, ऐसा समझे? ये डिक्रीमेंट समझे कब सर। चालू होगा? जब हम कट ऑफ से हायर पोटेंशियल पे आ जाएंगे तब चालू होगा, ठीक है? इसके पहले तक तो कट ऑफ मोड था, फॉरवर्ड बायसिंग ही नहीं हुई थी, इसके पहले तक तो क्या था, कट ऑफ था। 0.7 से थोड़ा कम पोटेंशियल जब था वीबी का तो एक्चुअली यहाँ कट ऑफ मोड में था, तो मैं बाद में लिख दूंगा कट ऑफ, है ना, अभी इनको जगह नजदीकी से सही लिखने की तो उसको बाद में लिख देंगे अपन कट ऑफ। चलिए, और फिर ये स्टीपली डिक्रीज हो रहा है, स्टीपली डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा था? क्योंकि आईसी स्टीपली बढ़ रहा था। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा वीबी बढ़ाने से आईबी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा वीबी बढ़ाने से आईबी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, इसका मतलब कि कलेक्टर करंट भी बढ़ रहा होगा बहुत तेजी से, कलेक्टर करंट बहुत स्टीपली बढ़ेगा तो बीसीई स्टीपली डाउन होगा। इस इक्वेशन से देख सकते हैं अपन, ये बहुत तेजी से बढ़ेगा अगर तो बीसीई बहुत स्टीपली डाउन होगा। क्या क्लियर हुआ? बताइए। यस सर। क्लियर? ओके, सबको क्लियर है क्या? यस, आपको भी क्लियर है, वेरी गुड। चलिए, तो ये ग्राफ अभी यहां तक कंप्लीट हुआ अपना कि स्टीपली वीसी डाउन हो रहा है, लेकिन 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 वीसी डाउन होते जा रहा है, जरा ध्यान से देखो, वीसी कम होते जा रहा है, वीसी कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप इस रीजन में पहुंच गए, वीसी को कम करते करते आप इतनी वीसी की वैल्यू कर दो, बहुत कम कर दो, बहुत कम कर दोगे तो क्या हो जाता है, यहाँ तो वीसी तो बहुत कम, हाँ, वीसी जब बहुत कम होता है तो एक्चुअली सैचुरेशन मोड आ जाता था, रिवर्स बायसिंग नहीं फॉरवर्ड बायसिंग हो जाती थी ना। यस सर। यस याद सर। करो, फॉरवर्ड बायसिंग होती थी शुरू में यहाँ पर, तो हम फॉरवर्ड बायसिंग वाले हिस्से में आ जाएंगे, और उस हिस्से में अगर आ गए तो अब कलेक्टर करंट भी डिक्रीज होने लगता है। यस इस सर। हिस्से में देखो कलेक्टर करंट भी कम होने लगता है, तो अगर हम वीबी को बढ़ाएंगे तो कलेक्टर करंट बढ़ने की टेंडेंसी आई, लेकिन अगर कलेक्टर करंट बढ़ा तो वीसी कम होगा, और वीसी कम होने से वो खुद कम हो जाएगा। तो इसके बाद फिर है ना वो बढ़ रहा कम हो रहा दोनों चीज एक साथ हो रही है, बड़ा भी है कम भी हो रहा है, मतलब कांस्टेंट जैसा हो जाता है। तो एक लिमिट पे पहुंचने के बाद तो कांस्टेंट जैसा हो जाता है, फिर बहुत धीरे धीरे कम होता है। तो जब वीसी की वैल्यू बहुत कम पहुंच जाती है, वो सैचुरेशन वाले हिस्से में आ जाती है, यहाँ पर वीसी की वैल्यू इतनी हो गई है कि हम सैचुरेशन वाले हिस्से में चले गए, तो अब ज्यादा बदलता नहीं है, फिर वीसी बहुत धीरे धीरे डिक्रीज होता है, वो बहुत धीरे धीरे डिक्रीज होता है। अब वीबी को बहुत बढ़ाना पड़ता है जब वो बहुत धीरे धीरे डिक्रीज होता है। तो एक पॉइंट के बाद वीबी की एक लिमिट तक तो ग्राफ एकदम स्टीपली डाउन हो रहा है, उसके बाद बहुत धीरे धीरे डिक्रीज होता है। कुछ इस तरह का ग्राफ आता है हमारे पास वीसी वर्सेस वीबी का, वीसी वर्सेस वीबी का ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा है। वीसी को बोलते थे अपन आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस, और वीबी को बोलते थे इनपुट पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये ग्राफ बन गया हमारे पास आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस में, दिस वाज आउटपुट, शॉर्ट में ओ स्लैश पी लिख रहा हूं, आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दिस वाज इनपुट, इनपुट को शॉर्ट में आईपी लिख रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस और इनपुट पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में हमने ग्राफ बनाया, और वो ग्राफ कुछ इस तरह का आ रहा है। अच्छा, इस ग्राफ में जो शुरू वाला हिस्सा था, ये वाला हिस्सा जब कांस्टेंट था वीसी के बराबर था, उसे मैंने नाम दिया था, मैंने बोला था कि कट ऑफ मोड है। तो यहाँ एक्चुअली इस हिस्से में कट ऑफ था। कट ऑफ क्यों था?
क्योंकि पहला ही जो डायोड था हमारा, पहला ही जो ये यहाँ पे पोटेंशियल था वो फॉरवर्ड बायसिंग आ ही नहीं पाया था। बीच का हिस्सा यहाँ पे एक्टिव मोड है, और इधर लास्ट में जब अपन इधर पहुंच गए थे, यहाँ क्या हो गया था कि हम सैचुरेशन में पहुंच गए थे। यहाँ एक्चुअली जो दूसरा पीएन जंक्शन था वो भी फॉरवर्ड बायस में हो गया था, ये भी फॉरवर्ड बायस में हो गया था दूसरा पीएन जंक्शन। बहुत कम बीसी करो तो फॉरवर्ड बायसिंग हो गई थी वहां पे, तो फॉरवर्ड बायसिंग हो गई थी, इसलिए उसको क्या बोलते थे, सैचुरेशन। तो इस ग्राफ में शुरू का हिस्सा कट ऑफ मोड का है, बीच वाला हिस्सा एक्टिव मोड का है, और लास्ट वाला हिस्सा है सैचुरेशन मोड का है। और आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस और इनपुट पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का हमने ग्राफ बनाया। बताइए क्या ग्राफ क्लियर है अच्छे से? यस सर। सभी बच्चे देख लीजिए, कुछ भी अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। शुरुआत में VCC के बराबर लगभग VCE आता है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में जब VB बहुत कम होता है, VB जब बहुत कम होता है तो एक्चुअली यहाँ से फॉरवर्ड बायसिंग होती ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना स्टार्ट ही नहीं होते, तो वो कलेक्टर कलेक्ट ही नहीं कर पाता है, कलेक्टर करंट ही जीरो आता है। कलेक्टर करंट जीरो आता है तो VCE की वैल्यू VCC के बराबर आती है। तो शुरुआत में जब VB बहुत छोटा होता है तो आउटपुट VCC के बराबर आता है। उसके बाद जब अब इस हिस्से में पहुंच जाते हैं, इस हिस्से में, तो जैसे जैसे VB को बढ़ाते हैं हम, वैसे वैसे IB बढ़ा, कलेक्टर करंट भी बढ़ा, और कलेक्टर करंट के बढ़ने से, इसके बढ़ने से VC ड्रॉप होता है, तो VC बहुत स्टीपली ड्रॉप हुआ। अब VC ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप इस रीजन में आ जाते हो, VC के इस हिस्से में आ जाते हो, जब VC ड्रॉप होते 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 इस रीजन में पहुंच जाएगा, तो एक्चुअली हम सैचुरेशन में आ गए। अब क्या होता है कि VC के और ड्रॉप होने से IC भी कम हो जाता है, तो IC बढ़ना चाह रहा है VB के बढ़ने से। जब VB हम बढ़ाते हैं तो IB बढ़ता है, मतलब IC भी बढ़ता है, IC भी बढ़ना चाहता है। लेकिन IC अगर बढ़ेगा तो VC खुद कम हो जाएगा, और VC कम होने से IC भी कम हो जाएगा। तो IC अगर बढ़ेगा तो फिर कम होने वाला है, इसलिए मतलब कांस्टेंट जैसे रह जाता है, तो फिर बहुत स्टीप, बहुत धीरे 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 यहाँ पे कम होने लगता है। तो एक ग्राफ का तीसरा पोर्शन आ गया। तो इसे 3 पोर्शन में ग्राफ होता है, पहला पोर्शन कट ऑफ, दूसरा एक्टिव, तीसरा सैचुरेशन। और बीच में जो एक्टिव मोड है उसमें बहुत स्टीपली VCE ड्रॉप होता है विद VP। चलिए, तो ये इनपुट वर्सेस आउटपुट वर्सेस इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी अपन ने। अगर ये अच्छे से आ गई आपको तो अपन अब कुछ और चीजें पे स्टार्ट करते हैं समझना। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो आप, बताइए। चलिए, ये सब अगर अच्छे से क्लियर है तो फिर अपन आगे, हाँ बोलिए सर। ये डीपी पोटेंशियल क्या है सर? क्या सर ये पोटेंशियल के आगे क्या लिखा है सर? डिफरेंस? ऊपर सर उसके आउटपुट मैंने बोला तो था, ओपी शॉर्ट में आउटपुट के लिए लिख रहा हूं मैं, यस सर यस। है ना, और उधर आईपी मतलब इनपुट, शॉर्ट में आईपी लिखा मैंने, ठीक है। यस सर, थैंक यू। ओके, चलिए अब अपन एक चीज और समझते हैं। इस ग्राफ में मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि जब इनपुट पोटेंशियल जब मैं बहुत लो लगा रहा हूं, ये बैटरी बहुत कम पोटेंशियल की हो, या फिर यहाँ बहुत कम पोटेंशियल डिफरेंस हो बेस और इमीटर के बीच का, जब VB बहुत कम है, तो अब ध्यान से देखो VCE बहुत हाई आ रहा है, लगभग VCC के बराबर आ रहा है। आपको यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हाई मिल रहा है, मिल रहा है, देख लीजिए अच्छे से, मिल रहा यस है सर। यस ना? सर। जब इनपुट पोटेंशियल लो है तो आउटपुट पोटेंशियल हाई है, दिख रहा है हमको ऐसा ग्राफ में, यस है ना? सर। हमें समझ में आ रहा है when input potential difference is low, output potential difference is high। दिखा आपको? यस सर। और जब इनपुट हाई करा, देखो यहाँ पे, तो आउटपुट आउटपुट देखो कम लो आया। है, दिख रहा यस है? सर। when input is high output is low। तो उल्टा कर दिया एक तरह से ट्रांजिस्टर ने। ट्रांजिस्टर ने क्या करा, जब इनपुट कम तो आउटपुट हाई, जब इनपुट लो तो आउटपुट हाई, सॉरी इनपुट जब हाई करा तो आउटपुट लो कर दिया, तो उल्टा कर दिया, स्विच कर दिया वोल्टेज लेवल को। तो ट्रांजिस्टर एज अ स्विच जैसा काम कर सकता है, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच जैसा, स्विचिंग जैसा काम कर सकता है, वोल्टेज लेवल की स्विचिंग हो रही है, स्विचिंग ऑफ वोल्टेज लेवल, लो को हाई में, हाई को लो में, ऐसे कन्वर्ट कर रहा है।
दूसरी चीज, एक और चीज हो रही है, यहाँ रेजिस्टेंस जो कलेक्टर करंट है वो नहीं है, जीरो है। अगर VB जीरो लगाओ, VB जीरो लगाओ तो कलेक्टर करंट जीरो था, याद करो। और जब VB हाई लगाओ तो कलेक्टर करंट खूब ज्यादा था। ये बात है यस सर। यस सर। ना? सो विथ स्मॉल VB, with small VBE, लो कलेक्टर करंट या कलेक्टर करंट इज जीरो, ऐसा बोल दो, IC इज जीरो। और हाई VBE, IC इज लार्ज। तो ट्रांजिस्टर एक तरह से कलेक्टर करंट को कंट्रोल कर रहा है। इस रेजिस्टेंस RC में जो करंट है वो आप कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस है। आपको उसमें करंट चाहिए तो VB हाई लगा दो, आपको उसमें करंट नहीं चाहिए तो VB लो लगा दो। तो एक स्विच है, करंट का स्विच है। करंट चाहिए तो VB हाई लगाओ, करंट नहीं चाहिए तो VB लो लगाओ। तो देयर इज अ करंट स्विच, करंट का बटन जैसा हो रहा है। VB को कंट्रोल करके हम करंट कंट्रोल कर सकते हैं RC में से। सो एक तरह से करंट का स्विच है हमारे पास, बटन। समझ में आ रहा है? आपको RC में करंट चाहिए नहीं चाहिए, उस हिसाब से VB रखो, करंट आएगा नहीं आएगा कंट्रोल कर सकते हो, राइट? यस सर। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर को ऐसा करंट स्विच जैसा भी यूज कर सकते हैं अपन। चलिए, तो ये अपन ने इसका फंक्शन देखा, करंट स्विच जैसा यूज कर सकते हैं। एक और फंक्शन देखते हैं, पहले ये लिख लो, मुझे यहाँ पे स्पेस बनानी पड़ेगी, ये लिख लो, मैं हटाने वाला हूँ। एक और फंक्शन देखते हैं। चलिए, इसको मैं हटा देता हूँ। एक स्पेशल फंक्शन और देखते हैं अपन, बहुत काम की चीज, बहुत स्पेशल चीज। ये हटा रहा हूँ जो लिखा था मैंने नीचे, है ना? बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे अब। जरा आप ध्यान से देखिए, VB की वैल्यू मैं अगर इस रेंज में बदल रहा हूं, VB की वैल्यू इस रेंज में मैं शिफ्ट कर रहा हूं, वेरी कर रहा हूं, तो आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इस रेंज में बदल रही है। यस सर। है ना? मैं अगर पेन से मार्क कर दूं तो इस रेंज में आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस फ्लक्चुएट कर रहा है, अगर इनपुट पोटेंशियल डिफरेंस इस रेंज में फ्लक्चुएट करेगा। अच्छा, इनपुट के फ्लक्चुएशन की रेंज तो कम है ना, देखो। यस सर। और आउटपुट के फ्लक्चुएशन की रेंज ज्यादा है ना, यस सर। है ना? ध्यान से देखते चलना। अगर मान लीजिए, मैं ग्रीन बेल्ट से बनाने वाला हूं, मान लीजिए VB इसके एकदम सेंटर वाली वैल्यू पर है, तो आपको आउटपुट की इसके सेंटर वाली वैल्यू मिलेगी। आपको आउटपुट इस लाइन पर मिलेगा जब VB इस लाइन पर होगा। यस सर। ठीक है, जब VB को थोड़ा बढ़ाया मैंने, मान लीजिए उसको बढ़ाकर मैंने VB की वैल्यू इस लाइन पे लेके आ गया, तो आउटपुट की वैल्यू आपको इस लाइन पे मिलेगी। जब VB की वैल्यू थोड़ी कम करी, अगर मान लो कम करके मैं इस लाइन पे लेके आ गया, तब आउटपुट की वैल्यू आपको इस लाइन पे मिलेगी। है ना? ये पुराना सिचुएशन लिखा हुआ 18 ओपी में। ठीक है, सो व्हेन VB इज वेरिंग बिटवीन दिस लाइंस, हम इनपुट पोटेंशियल डिफरेंस को अगर बदले इन दो रेड लाइंस के बीच में, उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएट करूं विद टाइम, मैं उसको टाइम के साथ धीरे धीरे बदलूं, VB को टाइम के साथ थोड़ा सा फ्लक्चुएट करूं ऐसे, तो मुझे आउटपुट में फ्लक्चुएशन मिलेंगे। यस सर। है ना? और आउटपुट में मुझे इन बड़ी लाइंस, इन लाइंस के बीच के फ्लक्चुएशन मिलेंगे ऐसे। यस सर। तो यहाँ पे स्मॉल एम्पलीट्यूड है और वह लार्ज एम्पलीट्यूड है, देखो यहाँ एम्पलीट्यूड इज स्मॉल और वहां लार्ज एम्पलीट्यूड। So we can convert
स्मॉल एम्पलीट्यूड फ्लक्चुएशन, किसी स्मॉल एम्पलीट्यूड से फ्लक्चुएशन जो हो रहे हैं उसको बड़े एम्पलीट्यूड के फ्लक्चुएशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही काम होता है एम्पलीफायर का। दिस इज कॉल्ड, ये जो काम कर देता है उसे बोलते हैं एम्पलीफायर। सो वी कैन क्रिएट एम्पलीफायर बाय दिस ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर से हम एम्पलीफायर बना सकते हैं। एम्पलीफायर क्या होता है? एम्पलीफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो वोल्टेज के स्मॉल फ्लक्चुएशंस को वोल्टेज के लार्ज फ्लक्चुएशन में कन्वर्ट कर दे। स्मॉल एम्पलीट्यूड का जो वेरिएशन हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दे। तो जस्ट एम्पलीट्यूड बढ़ाने वाला जो डिवाइस होता है वो होता है एम्पलीफायर। तो ये रहा हमारे पास एम्पलीफायर। देखिए अच्छे से समझिए। बोलिए, एम्पलीफायर समझ में आ रहा है? एम्पलीफायर, हाँ टाइम सेम रहेगा क्या? हाँ टाइम सेम रहता है बेटा, टाइम में कोई डिफरेंस नहीं। एक टाइम बिल्कुल उसी टाइम में सब चीजें हो जाती है। ठीक है, तो अपन एम्पलीफायर का सर्किट थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। ये जो हमने सर्किट बनाया ना, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है एम्पलीफायर का सर्किट बनाने के लिए। क्या चेंजेस होते हैं वो देखते हैं अपन। तो फॉर्मली एम्पलीफायर का सर्किट देखते हैं हम। मैंने आपको वहां एम्पलीफायर का कॉन्सेप्ट बता दिया। एम्पलीफायर का कॉन्सेप्ट क्या होता है देखो। एम्पलीफायर क्या करता है, कोई हमारे पास स्मॉल फ्लक्चुएशन वाला एक सिग्नल है, कोई एक एसी सिग्नल है जिसका एम्पलीट्यूड बहुत कम है। तो ये बीन जो है ना, इसका मैं टाइम के साथ तुम्हें ग्राफ दिखा रहा हूं। ये बीन, यहां लिखता हूं मैं बीन। जो बीन है इसका टाइम के साथ ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा है, बहुत ही स्मॉल एम्पलीट्यूड का है, इसका एम्पलीट्यूड बहुत कम है, ऐसा कुछ है। इसका बहुत कम एम्पलीट्यूड है टाइम के साथ। ये बीन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया मैंने। ठीक है, इसका जो वोल्टेज का चेंज हो रहा है वो बस मिली वोल्ट्स के ऑर्डर का है, मिली वोल्ट्स के ऑर्डर का है। इसके वोल्टेज का जो चेंज है मिली वोल्ट्स के ऑर्डर है। यस लोग, बिल्कुल सही। हम उसी एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं जो म्यूजिक सिस्टम्स में होता है। ये वही एम्पलीफायर है, हम उसी एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं। हम जो मेरा माइक सिस्टम है ये भी वही कर रहा है। आप घरों में अगर स्पीकर यूज कर रहे हैं तो स्पीकर में भी यही होता है, एम्पलीफायर में यही चीज होती है कि वोल्टेज के स्मॉल फ्लक्चुएशन होते हैं वो बड़े फ्लक्चुएशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एम्पलीफायर में यही चीज होती है। चलिए, सो आई हैव अ स्मॉल सिग्नल चेंजेस। मेरे पास यहाँ पे स्मॉल सिग्नल चेंज का कुछ वोल्टेज है जो स्मॉल एम्पलीट्यूड से वोल्टेज फ्लक्चुएट करा रहा है। हमने क्या करा है, इस सिग्नल को मुझे बड़ा करना है, मुझे इसका एम्पलीट्यूड बढ़ाना है। तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ाने के लिए इसका एक टर्मिनल तो ग्राउंड कर दूंगा मैं, और दूसरा टर्मिनल है ना एक कैपेसिटर के थ्रू मेरे इस एम्पलीफायर से कनेक्ट करूंगा। तो वो रेजिस्टेंस जो था मेरे पास आरबी, वो यहां लगा दिया मैंने। यहां मैंने लगा दिया अपना वीबीबी इस तरह से, और ये हमारा पूरा सर्किट में बना रहा हूं एज इट इज ऐसा। ये जो पूरा सर्किट है ना एम्पलीफायर का वो मैंने एज इट इज बनाया है यहाँ पे। बस मैंने इस पॉइंट पे पोटेंशियल बदलने के लिए कैपेसिटर के थ्रू वी इनपुट लगा दिया है ना। ये बन गया एम्पलीफायर का सर्किट। अब इस एम्पलीफायर सर्किट में इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है, कलेक्टर का पोटेंशियल, उसको कैपेसिटर से कनेक्ट कर दो। और यहाँ जो पोटेंशियल आ गया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहाँ पे भी ग्राउंडिंग कर दो। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल जो भी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो भी यहाँ का पोटेंशियल है, बस वही हमारा वी आउट। तो आपको वी आउट एक बड़े एम्पलीट्यूड का सिग्नल मिल जाता है। दिस इज सर्किट ऑफ एम्पलीफायर। अब क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं सर्किट में अगर आप ध्यान से देखें तो एग्जैक्टली देखो यही सर्किट पूरा उठा के लगा है यहाँ पे। बस एक कैपेसिटर के थ्रू मैंने वी इनपुट जोड़ा है यहाँ पर, और एक कैपेसिटर के थ्रू मैं वी आउटपुट ले रहा हूँ। एक कैपेसिटर के थ्रू मैंने वी इनपुट लगाया है और एक कैपेसिटर के थ्रू वी आउटपुट ले रहा हूँ, है ना। ये जो कैपेसिटर है, मान लीजिए ये C1 था, ये C2 था, इनको बोलते हैं कपलिंग कैपेसिटर। कपलिंग कैपेसिटर, कपलिंग कैपेसिटर का काम होता है एक्चुअली, देखिए जो वोल्टेज जो इनपुट है वो एक एसी सिग्नल है, वो टाइम के साथ अल्टरनेटिंग सिग्नल है, और यहाँ पे डीसी सेल लगे हैं। तो डीसी और एसी को एक साथ जोड़ नहीं सकता मैं, है ना। और दिक्कत यही है कि इसको मैं यहाँ बीच में नहीं लगा सकता, वरना जो चीज बी इनपुट जनरेट कर रही है वो खराब हो सकती है,
उसके दोनों टर्मिनल को मैं डायरेक्ट यहाँ जोड़ दूंगा तो असल में मैं डीसी पोटेंशियल उसमें इंसर्ट कर रहा हूँ, वो मैं करना नहीं चाहता। मेरे पास कोई माइक का सिस्टम है, उस माइक से जो पोटेंशियल जनरेट हुआ है उसके दो वायर के बीच में मैं एकदम से बैटरी थोड़ी जोड़ सकता। तो क्या करा हमने, कैपेसिटर लगाकर इस एम्पलीफायर से जोड़ दिया। अब कैपेसिटर का काम क्या होता है, कैपेसिटर अलाउस एसी, ब्लॉक्स डीसी। कैपेसिटर डीसी के लिए बहुत हाई रेजिस्टेंस देता है और एसी के लिए बहुत कम रेजिस्टेंस देता है। बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का अगर सिग्नल होता है तो उसको कैपेसिटर बिल्कुल लो रेजिस्टेंस देता है, और लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को कैपेसिटर हाई रेजिस्टेंस देता है। ये बात समझ में आ रही यस सर। है ना? ये तो नहीं अपन ने आई पढ़ा सर। है कैपेसिटर के बारे में। बोलो सर एक बार रिपीट करेंगे सर, क्या बोल समझ नहीं आया अरे सर। कैपेसिटर में पढ़ा है अपन ने ये, इसमें एसी में आप याद करिए कैपेसिटर का रेजिस्टेंस फॉर लो फ्रीक्वेंसीज ज्यादा होता है, हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए कम होता है। 1/ओमेगा यस सी होता है ना, यस ओमेगा सर। कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, 1/ओमेगा सी ज्यादा हो जाएगा। तो कैपेसिटर की वजह से क्या होता है, इधर का जो डीसी पोटेंशियल है उसको तो बहुत हाई रेजिस्टेंस दिखता है और उधर के एसी पोटेंशियल को बहुत कम रेजिस्टेंस दिखता है। तो एसी पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल अपने हिसाब से एडजस्ट कर देता है, बदल देता है, पर डीसी उसको एडजस्ट नहीं कर पाता क्योंकि बहुत हाई रेजिस्टेंस फील हो रहा है। समझे बात को? यस सर। इस कैपेसिटर की वजह से यहाँ का डीसी उधर के सर्किट को अफेक्ट नहीं कर पाता और उधर का एसी पोटेंशियल जो है वो यहाँ का पोटेंशियल एडजस्ट कर देता है। तो इससे क्या हो जाता है कि अब इस पॉइंट का पोटेंशियल वीन के हिसाब से फ्लक्चुएट करेगा, वीन के हिसाब से फ्लक्चुएट करेगा। तो वो फ्लक्चुएट होने से यहाँ का जो VCE था, VCE वो भी फ्लक्चुएट होता है, ऐसे वो भी फ्लक्चुएट होता है। तो उसके फ्लक्चुएट होने से फिर से हमें कलेक्टर का पोटेंशियल फ्लक्चुएट होते दिख रहा है, उसको कैपेसिटर से जोड़ दो और वी आउट ले लो। कैपेसिटर का फिर से वही काम, वो फ्लक्चुएशन को तो अलाउ करेगा पर यहाँ का जो डीसी बैटरी है उससे उधर की सर्किट को खराब नहीं होने देगा, है ना? तो कैपेसिटर का फिर से यहाँ पर वही काम है जो पहले था, जो डीसी बैटरी की वजह से उधर का सर्किट खराब नहीं हो पाएगा, उधर का सर्किट सही रहेगा, बस वहां फ्लक्चुएशन मिल जाएंगे आपको। तो यही काम है यहाँ पर भी कैपेसिटर का, इधर का जो एसी फ्लक्चुएशन है वो उधर अलाउ हो जाएगा जाना। तो बस अब हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल अल्टरनेटिंग पोटेंशियल मिल जाएगा, बस बड़े एम्पलीट्यूड का मिल जाएगा। तो ये जो पोटेंशियल है वी आउट, उसका मैं टाइम के साथ ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा, बस एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाएगा, बड़े एम्पलीट्यूड का हमें वी आउट मिल जाएगा। ये हो जाता है एम्पलीफायर से। हमें वी आउट का जो एम्पलीट्यूड है यहाँ वो बढ़ गया, आप इसे डेल्टा वी आउट लिख सकते हो, यहाँ जो चेंज हो रहा है उसे लिख सकते हो डेल्टा वी आउट, और यहाँ जो चेंज हो रहा था उसे बोल सकते हो डेल्टा वी इन। बताओ बात समझ आ रही है? यस सर। तो दिस इज सर्किट ऑफ एम्पलीफायर। एम्पलीफायर की वर्किंग है पढ़ी अपन ने, ठीक है। अब एम्पलीफायर के लिए एक चीज और पढ़ते हैं अपन, वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन, एम्पलीफायर की वोल्टेज गेन। एम्पलीफायर की जो वोल्टेज गेन होती है उसे हम एवी से रिप्रेजेंट करते हैं। एवी इज डेल्टा वी आउट बाय डेल्टा वी। वोल्टेज गेन का मतलब यह है कि कितना गुना एम्पलीट्यूड बढ़ गया है। एम्पलीट्यूड ऑफ आउटपुट पोटेंशियल इज डेल्टा वी आउट, एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट पोटेंशियल इज डेल्टा वी इन, इनका रेशियो कहलाएगा वोल्टेज गेन। अब ये कैसे निकाल सकते हैं अपन, जरा आप देखें तो वी आउट वाज नथिंग बट VCE, जो VCE पोटेंशियल डिफरेंस है वही तो वी आउट है, और VCE का चेंज क्या होगा, आप इसको डिफरेंशिएट करो तो उसमें बदल कौन रहा है, सॉरी चलिए आपने अगर चेंज करा तो बदल कौन रहा है वहां पे, आईसी बदल रहा है ना। VCC तो कांस्टेंट है, तो डेल्टा वी आउट को मैं लिख सकता हूँ पहली चीज तो डेल्टा VCE, और डेल्टा वी इन मतलब डेल्टा VBE लिख सकता हूँ। डेल्टा VC देखे तो बदल कौन रहा है वहां पे, आईसी, तो आ जाएगा माइनस ICRC, डेल्टा आईसी क्योंकि आईसी बदल रहा था। अच्छा डेल्टा VBE जो था, अब मैं एक छोटी सी चीज डिफाइन करने वाला हूँ। याद करिए हमने डायनेमिक रेजिस्टेंस डिफाइन करा था, याद करिए हमने, है ना, रेजिस्टेंस डिफाइन करा था, यस बिल्कुल सही। डायनेमिक रेजिस्टेंस हमने डिफाइन करा था इन डायोड, वैसे ही डायनेमिक रेजिस्टेंस हम यहाँ इनपुट और आउटपुट के लिए डिफाइन कर सकते हैं। मेरे पास एक इनपुट का ग्राफ बना हुआ था थोड़ी देर पहले, है ना, मैं यहाँ साइड में बना देता हूँ। याद करिए मैंने IB वर्सेस
VBE के बीच का ग्राफ बनाया था कुछ इस तरह का, यस सर, फॉरवर्ड। है ना। तो उसमें मैं डिफाइन कर सकता हूँ डायनेमिक रेजिस्टेंस इनपुट वाला, वो जाएगा डेल्टा VBE अपॉन डेल्टा IB। करंट का चेंज और पोटेंशियल के चेंज के रेशियो से मैं रेजिस्टेंस डिफाइन कर सकता हूँ। तो डेल्टा VBE जो है उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, उसको लिख सकता हूँ मैं डेल्टा IB इंटू आर इन, IN, यस आर इन सर। लिख सकता हूँ। आर इन मतलब इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। जैसे मैंने इनपुट डिफाइन करा ना, वैसे आउटपुट रेजिस्टेंस भी डिफाइन कर सकते हैं। आर आउटपुट वो जाएगा आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज अपॉन आउटपुट करंट का चेंज, डेल्टा VC अपॉन डेल्टा IC। आर आउटपुट भी ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब IC और IB का रेशियो जो होता है, इट वाज बीटा, याद करो, यस सर। है ना। पर ये तो डेल्टा भी लगा हुआ है, यहाँ पे तो डेल्टा भी लगा हुआ है, उसे बोलते हैं बीटा AC। बीटा AC हो जाएगा चेंज इन कलेक्टर करंट और चेंज इन बेस करंट का रेशियो। हमने याद करिए IC और IB का रेशियो बीटा डिफाइन करा था। अब इनके चेंजेस का जो रेशियो लेते हैं ना, तो उसको हम बीटा AC बोलते हैं, बस नाम अलग है, पर इनकी वैल्यूज लगभग सेम ही आती है। तो अगर आपको क्वेश्चन में एक ही बीटा दिया जाए, अलग अलग नहीं दिए जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनकी वैल्यू लगभग एक ही आती है। तो मैं इसको बीटा लिख सकता हूँ, तो माइनस बीटा टाइम RC बाय RE, ये आ गया हमारे पास वोल्टेज गेन का फॉर्मूला। क्वेश्चंस में ये RE नहीं दिया जाता है नॉर्मली, हमको हमें ये जो रेजिस्टेंस बेस में जुड़ा है इसकी वैल्यू दे देते हैं। तो ये रेजिस्टेंस और यहाँ का जो रेजिस्टेंस है मिलकर जो रेजिस्टेंस बनता है वो लगभग RB होता है, बिकॉज यहाँ का रेजिस्टेंस बहुत कम आता है। आप अगर इस RN की वैल्यू निकालेंगे ना तो ये बहुत कम आएगी। कैसे कम आएगी आप देख सकते हो यहाँ पर कि VB में बहुत छोटा सा चेंज करने पर IB में लार्ज चेंज हो रहा है, तो ये रेशियो यस बहुत सर। स्मॉल आने वाला है, समझे। RN जो होता है वो बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, तो क्योंकि RN बहुत स्मॉल है और उसके साथ में यहाँ पर एक RB रेजिस्टेंस भी जुड़ा है, तो हमारा जो V है उसे रेजिस्टेंस क्या दिखता है, उसे तो RB प्लस इनका कॉम्बिनेशन दिखेगा, है ना। यस सर। कॉम्बिनेशन होता है वो लगभग RB हो जाता है। तो इसको अपन कई बार RN को RB भी ले लेते हैं, तो इसको अगर RB ही लिख दिया तो आ जाएगा माइनस बीटा टाइम RC बाय RB। यह आ जाता है मेरे पास वोल्टेज गेन का फाइनल फॉर्मूला। आपको क्वेश्चन में ऐसा सर्किट दे देंगे, वो सर्किट में आपको RB की वैल्यू दिख रही होगी, RC की वैल्यू दिख रही होगी, और किसी तरह से बीटा या तो निकालना होगा या तो दिया होगा डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट दिया है तो वोल्टेज गेन पूछा तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, तो बीटा इंटू RC बाय RB कर देना, समझे। यस सर। यस सर। तो वोल्टेज गेन का फॉर्मूला आ गया। करंट गेन क्या होता है मैंने पढ़ाई था। कोई आपसे पावर गेन भी बोल सकता है निकालने के लिए। पावर गेन भी क्या होता है बता देता हूं मैं आपको। पावर गेन, पावर कितनी जा रही है आउटपुट में डिवाइड बाय कितनी आ रही थी इनपुट में, हो जाएगा पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। पावर आउटपुट उसे लिखेंगे डेल्टा वी आउट, आई आउट मतलब IC, पावर ऑन इनपुट द डेल्टा वी इन और आई इन अपन RB बोलते थे कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन में। इनपुट करंट जो होता है वो IB होता है, तो पावर को लिख दिया मैंने पोटेंशियल इनटू करंट, है ना। अब पोटेंशियल्स का रेशियो तो वोल्टेज गेन थी और करंट का रेशियो करंट गेन थी, तो ये असल में हो रहा है वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन। वोल्टेज गेन जो आया था ना उसमें बीटा और मल्टीप्लाई करो तो पावर गेन मिल जाएगी। पावर गेन को अगर आप AP से रिप्रेजेंट करो तो हो जाएगा माइनस, अगर AB की वैल्यू डाल दूं तो माइनस बीटा स्क्वायर RC बाय RB, ऐसा फॉर्मूला मिल जाएगा आपको पावर गेन के लिए। बोलो क्या है, समझ में आ रहा है। यस सर। अब बस क्वेश्चन जो आते हैं इसमें बस ये फॉर्मूले याद होना चाहिए, तो क्वेश्चन बहुत आसान है आपके लिए, है ना। पर देखेंगे क्वेश्चन, यस बिल्कुल सही खुशी, बिल्कुल सही। वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन कर दो तो भी पावर गेन मिल जाएगा आपको, बिल्कुल सही। चलिए, तो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की अपनी थ्योरी कंप्लीट हो गई, उसमें अपन ने एम्पलीफायर भी पढ़ लिया, है ना। अब इसमें क्वेश्चंस नहीं देखे अपन ने, तो क्वेश्चंस इसके बहुत आसान होते हैं, या तो बहुत आसान जिसमें सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, या कुछ अच्छे क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो आप एक बार एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख लो, है ना, फिर अपन उनको डिस्कस कर लेंगे।
जो अच्छे क्वेश्चन है एनसीईआरटी के है तो वो अपन एक बार वहां से देख लेंगे, और बाकी एग्जाम्स के जो क्वेश्चन देखे हैं मैंने अभी तक आए हुए बहुत आसान आसान है, तो वो एग्जाम के क्वेश्चन तो आपको यूं ही फॉर्मूला बेसिस से वो आ जाएंगे। ठीक है, चलो तो ये Yes, फटाफट sir. थ्योरी नोट कर लीजिए, फिर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूरा आप सॉल्व करके फिर अपन डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन को, तो तब एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हो जाएंगे, अपने टफ क्वेश्चन भी हो जाएंगे। नोट कर लो ये सब। दिस वाज सर्किट डायग्राम ऑफ एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा अपन ने, उसकी वोल्टेज गेन डिराइव करी हमने, बीटा एसी बीटा डीसी बताया मैंने क्या होता है, पावर गेन के लिए फॉर्मूला बताया मैंने, इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस भी डिफाइन कराया। इनपुट रेजिस्टेंस स्मॉल आता है और आउटपुट रेजिस्टेंस लार्ज आता है, क्योंकि याद करो वीसी वर्सेस आईसी ग्राफ में वीसी का ज्यादा चेंज था और आईसी नेग्लिजिबल चेंज हो रहा था, तो ये लार्ज आता है, दिस इज लार्ज। सर एपी का फॉर्मूला सर समझ नहीं आया कैसे आया। एपी का फॉर्मूला समझ नहीं आया, कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया इसमें? क्या पावर को सर लास्ट वाला, वी इंटू आई नहीं लिख सकते अपन? लास्ट वाला सर, लास्ट वाला क्या पावर को वी इंटू आई नहीं लिख सकते? देख सकते हैं सर। तो ये क्लियर, यस सर। वो डेल्टा वी आउट बाय डेल्टा वी इन मतलब ईवी था, देखो, यस सर। और एवी की वैल्यू क्या आई थी? यस सर, आ गई सर, आ गया समझ में। वेरी गुड, चलो तो ये नोट कर लीजिए इसे। नोटेड, वेरी गुड। अच्छा यहाँ पर एक छोटी सी चीज और बता दूं मैं आपको, ट्रांजिस्टर का जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो स्मॉल है और आउटपुट रेजिस्टेंस हाई है, इसीलिए वर्ड यूज करते हैं अपन ट्रांजिस्टर, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। ट्रांजिस्टर इनपुट रेजिस्टेंस स्मॉल देता है आपको और आउटपुट रेजिस्टेंस हाई देता है, दैट्स व्हाई द वर्ड इज यूज्ड एज ट्रांजिस्टर, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। एक्चुअली हमने जो ट्रांजिस्टर पढ़ा वो सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर है, एक वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर भी होता था पहले जिसे हम यूज करते थे पहले काफी, वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर, वहां पर वर्ड्स आए थे, ये वहां पर वर्ड आया था ट्रांजिस्टर, और वही काम ये भी कर रहा था सेमीकंडक्टर का बना हुआ ट्रांजिस्टर, तो वही वर्ड यहाँ पे कंटिन्यू कर लिया हमने। असल में इन वर्ड्स की स्टार्टिंग हुई थी वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर से, वीटीटी बोलते थे, वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर। चलिए तो एक ये आपको नाम बता दिया मैंने ट्रांजिस्टर को, ट्रांजिस्टर क्यों बोलते हैं, बिकॉज इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस चेंज है, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस होता है। ओके, तो अगर ये सब नोट हो गया है, और कुछ छोटी छोटी चीज बताना बाकी थी मुझे, हाँ एक माइनस साइन के बारे में बताना बाकी था। माइनस साइन क्यों आ रहा है यहाँ पे? ये माइनस साइन क्या डिपेक्ट कर रहा है? माइनस साइन क्या डिपेक्ट कर रहा है? उल्टे साइन मतलब उल्टा कनेक्शन। उल्टा करें। ये देखिए यहाँ पर जब मैं वोल्टेज इनपुट को बढ़ा रहा हूँ, जब वोल्टेज इनपुट बढ़ रहा है तो आउटपुट पोटेंशियल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यस सर। जब Yes, वोल्टेज sir. इनपुट का फेज पॉजिटिव है तो आउटपुट का कम हो रहा है। असल में मेरे से ग्राफ में गलती हो गई है, ये दोनों आउट ऑफ फेज होते हैं, जब इनपुट का पोटेंशियल पॉजिटिव फेज में होता है तो ये उल्टा आता है, ऐसा ग्राफ आता है असली में। 180 डिग्री फेज डिफरेंस होता है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। माइनस साइन हमें क्या बता रहा है यहाँ पे? जो माइनस साइन बता रहा है हमें कि 180 डिग्री फेज डिफरेंस है यहाँ पे, दिस माइनस साइन इज टेलिंग अस देयर इज 180 डिग्री फेज डिफरेंस। अच्छा, इस फेज डिफरेंस से हमें सुनने में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम फेज समझ नहीं पाते, हमारा ह्यूमन इंटरप्रिटेशन नहीं होता फेज का, तो हमें सुनाई देने में कुछ उल्टा सुनाई देगा या ऐसा कुछ गलत सुनाई देगा, ऐसा कुछ नहीं है, सुनाई देने में बिल्कुल नॉर्मल सुनाई देता है। हम जो सुनते हैं ना वो इंटेंसिटी का फ्लक्चुएशन सुनते हैं, तो इंटेंसिटी फेज से रिलेटेड नहीं होती है ना, तो वो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती हमें। तो ये आपको याद रखना है कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जो आउटपुट पोटेंशियल आता है वो इनपुट से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है। और कॉमन बेस तो वैसे हमारे कोर्स में नहीं है, पर कॉमन बेस का भी एम्पलीफायर बनता है और उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें सेम फेज में आता है, पर उसमें वोल्टेज गेन कम आती है। यहाँ पे वोल्टेज गेन अच्छी मिल जाती है अपन को, 50 100 इस तरह की वोल्टेज गेन ऑब्टेन कर सकते हैं अपन, बड़ी वोल्टेज गेन ऑब्टेन कर सकते हैं,
50 गुना 100 गुना वोल्टेज बढ़ा सकते हैं अपन, पर कॉमन बेस में बहुत कम वोल्टेज गेन आती है। तो वहां फेज तो सेम रहता है पर वोल्टेज गेन नहीं आती अच्छी। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ओके बच्चों, तो ये अपने पढ़ा ट्रांजिस्टर के एप्लीकेशन। ठीक है, सारी चीजें अपनी कंप्लीट। अब आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे से, कुछ भी इसमें दिक्कत हो तो बोलिए, अदरवाइज फिर अपन नेक्स्ट चीज स्टार्ट करते। क्लियर है, वेरी गुड, ओके। अब हमारा एक कॉन्सेप्ट बचता है ऑसिलेटर का। नेक्स्ट वी विल डिस्कस ऑसिलेटर। अब हम पढ़ेंगे ऑसिलेटर। ऑसिलेटर, ठीक है। ऑसिलेटर क्या होता है? ऑसिलेटर एक सर्किट है जो साइनोसॉइडल पोटेंशियल क्रिएट करने के काम आता है। हमें ना मतलब ऑसिलेटर में ना केवल डीसी पोटेंशियल्स लगाने, एक सर्किट है जिसमें डीसी सेल्स वगैरह लगते हैं, और उस सर्किट से हमें साइनोसॉइडल बदलने वाला, साइनोसॉइडल वेरिंग पोटेंशियल मिल सकता है। हम ऐसे पोटेंशियल को बनवाते क्यों है? क्योंकि हमें कम्युनिकेशन सिस्टम में जरूरत है। हम कई जगह हमें ऐसे सिग्नल जनरेटर चाहिए जो कोई साइनोसॉइडल सिग्नल जनरेट कर दे, उनके लिए हम ऑसिलेटर यूज करते हैं। सो ऑसिलेटर क्रिएट्स साइनोसॉइडल सिग्नल्स। अब काम कैसे करते हैं ऑसिलेटर? तो ऑसिलेटर की वर्किंग समझने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा अपने फीडबैक का। फीडबैक, फीडबैक का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जितने भी सर्किट्स हैं हमारे जो हम कंट्रोल सिस्टम्स में यूज करते हैं, वो सब के सब फीडबैक से काम करते हैं। हम जो भी सर्किट्स बनाते हैं वो किसी एम को सोच के बनाते हैं, कुछ काम कर रहा है सर्किट ये सोच के बनाते हैं। जैसे एक बहुत आसान सा एग्जांपल दो, मान लीजिए हमने एसी बनाया, एसी में भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स लगेगा पूरा, कोई एसी सिस्टम बनाया अपन ने, एयर कंडीशनिंग सिस्टम। वो एयर कंडीशनिंग सिस्टम करता क्या है? तो रूम का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, रूम में प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन बना के रखता है ताकि हम ह्यूमंस को अच्छा लगे, वहां हम ह्यूमंस को वहां पे ताजी हवा मिलते रहे। तो ये काम करता है एयर कंडीशनिंग सिस्टम, और रूम को कूल भी रखे। अब रूम में कोई है तो उसे काम करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जरूरत से ज्यादा कूलिंग नहीं करना चाहिए। भाई जो हमने टेम्परेचर सेट कर दिया, मान लीजिए जितने भी लोग रूम में हैं उस हिसाब से हमने टेम्परेचर सेट कर दिया 20 डिग्री कि भाई 20 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए। तो रूम में ऐसा नहीं हो कि एसी ज्यादा ठंडा कर दे, 16 डिग्री कर दे, तो सबको अच्छा नहीं लगेगा, ठंडा ज्यादा लगेगा, और ज्यादा गर्म भी नहीं अच्छा लगेगा। मान लीजिए 24 टेम्परेचर कर रहा है एसी, जबकि अपन ने 20 पे सेट करा, तो वो भी थोड़ा गर्म फील होगा। तो एसी का खासियत ये होना चाहिए कि उसमें जो टेम्परेचर सेट करा जाए उसके हिसाब से वो कूलिंग करे। तो कूलिंग शुड बी ऑप्टिमल। कूलिंग इतनी होनी चाहिए कि ना बराबर टेम्परेचर एडजस्ट होते रहे। अब रूम में क्या होता है कि कभी कोई दरवाजा खोल देता है, कुछ लोग एक्स्ट्रा आ जाते हैं, कभी रूम से निकल जाते हैं, तो रूम में काफी वेरिएशन चलते रहते हैं। कभी किसी ने दरवाजा खोल दिया, इसलिए ठंडी हवा बाहर निकल गई, बाहर की गर्म हवा आ गई, या रूम में ज्यादा लोग आ गए, या रूम से लोग कुछ चले गए, तो काफी वेरिएशन चलते रहता है रूम में। रूम में हीट चेंज होती रहती है, इसलिए एसी को कंटिन्यूसली चेक करना चाहिए कि रूम का टेम्परेचर क्या है, और रूम के टेम्परेचर के हिसाब से उसे कूलिंग को बढ़ाना या घटाना चाहिए। रूम का टेम्परेचर सेट हुए टेम्परेचर से ज्यादा जा रहा है तो उसे कूलिंग को बढ़ाना चाहिए, या सेट हुए टेम्परेचर से कम जा रहा है तो उसे कूलिंग को कम करना चाहिए। तो एसी को लगातार चेक करना चाहिए कि रूम का टेम्परेचर क्या है, और उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए। ये जो सर्किट होता है, जो कूलिंग मैकेनिज्म, एक एसी में कूलिंग मैकेनिज्म का जो रूम को ठंडा कर रहा है, उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। रूम में कूलिंग हो रही है और कूलिंग मैकेनिज्म देख रहा है रूम में कितनी कूलिंग हुई, और फिर कूलिंग मैकेनिज्म को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि तू कूलिंग बढ़ा या कम कर। इसे बोलते हैं फीडबैक देना। एसी का काम है कूलिंग करना, और कूलिंग का जो आउटपुट है रूम का टेम्परेचर, वो देखकर कूलिंग मैकेनिज्म को फिर इनपुट दिया कि तुझे कूलिंग बढ़ानी है कि कम करनी है। ये सिस्टम कहलाता है फीडबैक। समझ में आया फीडबैक का मतलब क्या है? सर यस सर। हाँ तो सर बोलो। टेम्परेचर है एसी का, वो हाँ अपने आप थोड़ी ना कम होगा। अपने आप थोड़ी ना कम होगा, मतलब सर 20 पे सर 20 पे ही रहेगा ना वो। हाँ हमने जो सेट कर दिया उस पे रहेगा, बिल्कुल सही। यस सर। तो कहना क्या चाह रहे थे आप, समझ नहीं आया मुझे।
सर यही पूछ रहा था मैं। रूम में लेकिन लोग तो आ जा सकते हैं ना, यस आ सकते हैं। रूम के सर टेम्परेचर चेंज होगा ना सर रूम का। हाँ तो टेम्परेचर चेंज होगा, रूम का टेम्परेचर चेंज हुआ तो एसी को उस हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए, है ना। रूम थोड़ा गर्म हो रहा है तो एसी को कूलिंग बढ़ानी चाहिए, रूम ठंडा हो रहा है तो एसी को कूलिंग कम करना चाहिए। बोलो सही बात है। यस सर। तो एसी में हमें मैकेनिज्म डालना पड़ेगा जो रूम की कूलिंग कितनी है, रूम का टेम्परेचर क्या है वो चेक करे और उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शन दे कि तुझे कूलिंग बढ़ानी है कि तुझे कूलिंग कम करनी है। सही है। यस सर, पर सर ये Yes, मैकेनिज्म sir. है नहीं है नहीं ये रहता है हर एसी में, ऐसा होता है जो टेम्परेचर सेट करा जाता है उसको रखने के लिए ऐसा होता है हर एसी में। लेकिन क्या रहता है कि हम इतना तेजी से वेरिएशन करते हैं कि एसी बेचारा काम ही नहीं कर पाता है। ठीक है, ऐसा मैकेनिज्म होता है हर एसी में, फीडबैक मैकेनिज्म। वरना रूम में टेम्परेचर वो एसी में सेट करने का मतलब ही क्या रहेगा अगर ये मैकेनिज्म ना हो। हम 18 पे सेट करते हैं या 25 पे सेट करते हैं उसका मतलब ही क्या रहेगा, समझे। चलो Yes, sir. है ना। चलिए, सो फीडबैक सर्किट होना चाहिए। अब फीडबैक सर्किट क्या करता है, जो आउटपुट है उसको जज करके उसको देखकर इनपुट को संदेश देता है, इनपुट को इंस्ट्रक्ट करता है कि तुझे क्या करना है। तो फीडबैक सर्किट का काम क्या है, मान लीजिए एक एम्पलीफायर था, एम्पलीफायर में हम कुछ इनपुट दे रहे हैं, एम्पलीफायर उसका एम्पलीट्यूड बढ़ाकर आउटपुट देता है, यहाँ पे कुछ आउटपुट देता है एम्पलीफायर। अब आउटपुट कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाए, इसको कंट्रोल करने के लिए हम लगा सकते हैं फीडबैक सर्किट, हम लगा सकते हैं फीडबैक सर्किट। तो मेरे पास एक हो सकता है यहाँ फीडबैक सर्किट जो आउटपुट से कुछ पोटेंशियल को लेकर इनपुट में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दे, आउटपुट से कुछ पोटेंशियल को लेकर इनपुट में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दे। यहाँ पे एडिशन भी किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। एग्जैक्टली आउटपुट के बराबर पोटेंशियल ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, कुछ बीटा टाइम्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाए, बीटा बोल देंगे फीडबैक फैक्टर, फीडबैक फैक्टर। मतलब क्या हुआ कि हमने यहां पर एक पोटेंशियल क्रिएट कर दिया बीटा टाइम वी आउट, बीटा टाइम वी आउट, और बीटा टाइम वी आउट को हमने यहाँ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब यहाँ जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा वी इनपुट प्लस माइनस बीटा टाइम वी आउट। फिर इसे एम्पलीफायर, ये मान लीजिए एम्पलीफायर था, दिस इज सिंबल ऑफ एम्पलीफायर, ये एम्पलीफायर का सिंबल है। तो एम्पलीफायर इसे गेन करके इसे वोल्टेज बढ़ाकर आउटपुट दे देगा। मान लीजिए इसकी गेन ए थी तो जो वी आउट है वो बेसिकली ए टाइम वी इनपुट है। कुछ ऐसा ब्लॉक डायग्राम से समझ सकते हैं अपन फीडबैक सर्किट को। फीडबैक सर्किट क्या करता है, जो आउटपुट आया उसी का कुछ फैक्टर इनपुट में ऐड या सब्ट्रैक्ट करता है। अगर एडिशन हो रहा है तो बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो नेगेटिव फीडबैक है। ठीक है, प्लस इन पॉजिटिव फीडबैक और माइनस समझ लेते हैं इन नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, हम यहाँ पे प्लस साइन ले रहे हैं तो पॉजिटिव फीडबैक कर रहे हैं, माइनस ले रहे हैं तो नेगेटिव फीडबैक कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है फीडबैक का। ठीक है, अच्छा फीडबैक के साथ वोल्टेज गेन बदल जाती है, इफेक्टिव गेन विथ फीडबैक। जो फीडबैक हमने कराया उसकी वजह से वोल्टेज गेन चेंज हो जाती है। अब जो हमारा वी आउट आएगा देखिए, वो हम लिखेंगे ए टाइम्स, मान लीजिए एम्पलीफायर ए गुना ए टाइम्स कर देता है आउटपुट को, तो ए टाइम्स जो भी उसमें इनपुट दिया है तो वी इन प्लस माइनस बीटा टाइम वी आउट। मैं ऐसा लिखूंगा क्योंकि यहाँ जो इनपुट है वो तो यही ना, तो जो यहाँ इनपुट होता है उसका ए टाइम वी आउट आता है, तो वी आउट को ऐसे लिखना चाहिए मुझे। सही है, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। तो वी आउट, और देखो यहाँ पर भी वी आउट का एक टर्म था उसको उठा के इधर ले आते हैं, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, वो माइनस ए बीटा प्लस माइनस साइन भी वहां इंटू वी आउट, ये टर्म बनेगा, उधर बनेगा ए टाइम्स वी इन, ये ए का अंदर मल्टीप्लाई करा तो ए टाइम्स वी इन, ए का इसमें मल्टीप्लाई करा तो ए बीटा इंटू वी आउट, और उसको उठा के इधर ले आया तो यहाँ माइनस हो गया वो, और यहाँ प्लस माइनस साइन था तो वो एज इट इज रखा मैंने। यहाँ वी आउट कॉमन लो
वी आउट बाय वी इन निकालो, तो वो हो जाएगी हमारी इफेक्टिव गेन। हमारा जो आउटपुट पोटेंशियल है और जो इनपुट पोटेंशियल है इसका रेशियो, इसे बोलते हैं इफेक्टिव गेन। ये इफेक्टिव गेन हम निकाले, अगर वी आउट बाय वी इन निकाले तो उधर देखो न्यूमरेटर में ए दिख रहा है, और इधर जो कॉमन निकालने के बाद अंदर बचेगा 1 माइनस प्लस माइनस ए बीटा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने वी आउट को कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 1 माइनस ये, उसे उधर डिनोमिनेटर में भेज दिया और वहां ए बचेगा। देखो ये समझ में आया क्या? सर ये वी आउट को कैसे लिख लिया ये समझ नहीं आया। एम्पलीफायर क्या करता है, एम्पलीफायर वी आउट इक्वल टू ए टाइम वी इन ये बनाता है। एम्पलीफायर में ये पूरा इनपुट है, तो इनपुट का ए टाइम्स वी आउट देगा। एम्पलीफायर की गेन का मतलब ये होता है ना, अगर वोल्टेज गेन एम्पलीफायर की ए है तो इसका मतलब क्या होता है, आउटपुट पोटेंशियल और इनपुट पोटेंशियल का रेशियो ए आएगा। सही है? यस सर, यस सर। तो इसका मतलब आउटपुट पोटेंशियल ए टाइम इनपुट पोटेंशियल। यस सर। अब इफेक्टिव गेन ये आ गई, आउटपुट पोटेंशियल इज ए टाइम इनपुट, और इनपुट बदल गया था, इनपुट वी इन नहीं था, तो इसको मैंने सॉल्व करा और वी आउट बाय वी इन निकाला, तो ये इफेक्टिव गेन है। तो विद फीडबैक ये जो पूरा सर्किट है, इस पूरे सर्किट को देखिए, अगर हम यहां से इनपुट और यहां से वी आउट है, और इस पूरा जो सर्किट है बीच में, इस पूरे सर्किट की इफेक्टिव जो गेन दिख रही है मुझे, वो ये दिख रही है। ठीक है, और अगर मैं प्लस साइन ले लूं पॉजिटिव फीडबैक में देखूं, और नेगेटिव साइन ले लूं नेगेटिव फीडबैक लिखूं, तो क्या दिखेगी मुझे? इन पॉजिटिव फीडबैक के केस में देखिए, यहां प्लस साइन ले लूं तो आएगा ए अपॉन ए, इफेक्टिव आ जाएगी मेरे पास ए अपॉन ए माइनस ए बीटा। और नेगेटिव फीडबैक में देखिए अगर हम, तो ए इफेक्टिव आ जाएगी हमारे पास ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा। बोलो समझ में आ रहा है? जितने भी सर्किट ऐसे डिजाइन होते हैं ना जो कंट्रोल सिस्टम वाले, कंट्रोल कर रहे हो चीजों को, उसमें नेगेटिव फीडबैक यूज होता है। कंट्रोल सिस्टम वाले सारे सर्किट में नेगेटिव फीडबैक होता है। पॉजिटिव फीडबैक बहुत कम जगह यूज होता है ऑसिलेटर में। पॉजिटिव फीडबैक यूज होता है ऑसिलेटर में। तो ऑसिलेटर्स आर सर्किट्स विथ पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब ये होता है कि अगर आउटपुट बढ़े और हमारा फीडबैक सर्किट बोले इनपुट भी बढ़ जा जिससे आउटपुट और बढ़े, इसे बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। आउटपुट बढ़ने से इनपुट और बढ़ाना है जिससे आउटपुट और बढ़े, इसे बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है कि आउटपुट बढ़ा तो इनपुट कम करा जाता है, उल्टा करा जाता है जिससे आउटपुट कंट्रोल हो जाए, कम हो जाए। तो ये नेगेटिव फीडबैक होता है कि आउटपुट बढ़ा तो इनपुट को थोड़ा कम करा जाएगा जिससे ये कम हो जाए, अगर आउटपुट कम हुआ तो इनपुट को थोड़ा बढ़ाया जाएगा जिससे ये बढ़ जाए, तो इसे कंट्रोल करा जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक में अपन चीजें कंट्रोल करते हैं, और पॉजिटिव फीडबैक में अनकंट्रोल हो जाती है। अगर आउटपुट बढ़ा तो उन्हें इनपुट को और बढ़ाया जिससे आउटपुट और बढ़ा, जिससे इनपुट और बढ़ा, तो ये पॉजिटिव फीडबैक में चीजें अनकंट्रोल हो जाती है। समझ आ रहा है? यस सर। चलो, अब ऑसिलेटर एक स्पेशल केस होता है पॉजिटिव फीडबैक का। ऑसिलेटर इज स्पेशल केस और पॉजिटिव फीडबैक। क्या स्पेशल केस होता है? इन ऑसिलेटर ये जो ए बीटा होता है ना, इसकी वैल्यू 1 कर देते हैं। मतलब जो फीडबैक का कोफिशिएंट होता था ना, फीडबैक फैक्टर जो होता था, वो ले लेते थे अपन 1/8। ये कर दिया अगर अपन ने सेट, तो बन जाता है ऑसिलेटर। ऐसा कर देने से ऑसिलेटर क्रिएट हो जाता है। तो ऑसिलेटर का मेन लॉजिक है कि उसका जो फीडबैक फैक्टर बीटा है वो 1/a है। ये अगर किसी ने क्रिएट कर लिया तो ऑसिलेटर बन जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बीटा के 1 होने से, ए बीटा के 1 होने से ए इफेक्टिव क्या हो जाएगा बताओ? इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। इससे क्या हो जाता है असल में? ए इफेक्टिव इनफाइनाइट हो जाता है। ए इफेक्टिव का मतलब क्या होता था? वो होता था वी आउट बाय वी। ठीक है, तो वी आउट जो होगा वो आ जाएगा इनफाइनाइट इनटू वी। इवन इफ वी इनपुट इज 0, वी इनपुट को 0 भी डालो तब भी वी आउट कुछ आ सकता है। इवन इफ वी इनपुट इज 0, वी आउट मे बी प्रेजेंट। क्यों हो सकता है ऐसा? क्योंकि इंफिनिटी इंटू 0 कुड बी एनीथिंग।
इन्फिनिटी में कुछ मल्टीप्लाई करो, यस मल्टीप्लाई सर, करोगे नॉट डिफाइन है। नॉट डिफाइन है वो, तो हो सकता है कुछ भी आ जाए, तो बिना किसी इनपुट के भी आउटपुट मिल सकता है। ये कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है ऑसिलेटर का। ऑसिलेटर का मेन कॉन्सेप्ट ये भी है, विदाउट मे बी प्रेजेंट। तो मेन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑसिलेटर क्या है? विदाउट इनपुट देयर इज आउटपुट, दिस इज मेन। ऑसिलेटर में क्या होता है, हम कुछ इनपुट नहीं देते पर आउटपुट आता है, बस ये लॉजिक होता है ऑसिलेटर का। चलो, तो ऑसिलेटर का बेसिक समझ में आया कुछ, उसके पीछे का कुछ कॉन्सेप्ट? यस सर। चलिए, वेरी गुड। तो ऑसिलेटर क्या होता है? ऑसिलेटर वर्क्स विद पॉजिटिव फीडबैक। ऑसिलेटर के अंदर पॉजिटिव फीडबैक यूज होता है और ऐसा पॉजिटिव फीडबैक यूज करते हैं जिससे ए बीटा 1 हो जाए या फीडबैक फैक्टर इज 1/n। तो अगर हमने ऐसा डिजाइनिंग कर दी 1/a वाली, तो ऑसिलेटर बन जाएगा। और ऑसिलेटर करता क्या है कि कुछ इनपुट मत दो, अपने आप आउटपुट मिलेगा। बहुत अजीब लगता है सुनने में, पर दिस इज पॉसिबल, वही देखेंगे। तो चलिए, इसके बाद अपन देखते हैं ऑसिलेटर। नोट कर लीजिए सारी चीजें, कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक एंड ऑल नोट कर लीजिए जिससे। लास्ट लाइन में क्या लिखा है? विदाउट इनपुट होना चाहिए। हम कुछ भी इनपुट सप्लाई नहीं करते ऑसिलेटर में। विदाउट एनी इनपुट देयर इज सम आउटपुट। कुछ इनपुट नहीं दो, कुछ आउटपुट मिलता है, ऐसा सर्किट होता है ऑसिलेटर। क्या है? क्लियर है सब? ऑल नोटेड? यस सर। नो सर, एक मिनट। नो सर। नोट करिए इसे। सर इनपुट के बाद क्या लिखा है? ब्लर हो रहा है, दिख नहीं रहा है। विदाउट इनपुट देयर इज आउटपुट। ओके। विदाउट इनपुट देयर इज आउटपुट, है ना? मुझे यहाँ तो दिखता पता नहीं, शायद आपके यहाँ छोटी मोबाइल पे देख रहे हो, शायद ब्लर हो रहा। विदाउट इनपुट देयर इज आउटपुट। सर हो रहा है हल्का सा। हाँ, हल्का सा तो मुझे दिख रहा है, पर यहाँ मुझे पढ़ते बन रहा है। आप शायद मोबाइल पे हो सकता है नहीं दिख रहा हूँ, क्योंकि मैं लैपटॉप पे दिख रहा हूँ, उस पे दिख रहा था। हो गया सर। क्या? यस तो सर। अब हम ऑसिलेटर का कॉन्सेप्ट तो समझ चुके हैं कि क्या होता है असली में ऑसिलेटर देखते हैं, ठीक है? तो ऑसिलेटर बहुत स्पेशल डिजाइन होती है हमेशा, उसमें डिजाइनिंग में बहुत ध्यान रखा जाता है कि ए बीटा 1 हो जाए। तो कोई सा भी सर्किट उठा के ऑसिलेटर नहीं बन जाएगा, आपको बहुत केयरफुली चीजों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो ऑसिलेटर बन पाएगा। देखिए क्या करते हैं ऑसिलेटर में। हाँ, बिल्कुल सही चीज। ऑसिलेटर में बनाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले तो एम्पलीफायर लेते हैं। तो एम्पलीफायर सर्किट लिया मैंने, एक यहाँ पे। अभी आप बनाना मत, आप बस देख लो पहले, फिर बाद में बनाना। ऐसा एम्पलीफायर का सर्किट था हमारे पास। यहाँ पे इनपुट लगाया था और यहाँ से आउटपुट ले रहे थे, ठीक है? यहाँ पे लगाया था इनपुट, वहां पे ले रहे थे आउटपुट। अब मुझे चाहिए कि आउटपुट से इनपुट जनरेट कर पाऊँ, आउटपुट से इनपुट जनरेट कर पाऊँ। इसके लिए पहली चीज तो मैं क्या करता हूँ, इस रजिस्टर को बदल के यहाँ पे एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर लगा देता हूँ।
एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर लगा देता हूं। इस इंडक्टर से कपल करते हुए मैं एक और इंडक्टर यहां बनाता हूं। ये एक और इंडक्टर बनाइए जो इससे कपल्ड है, और जो दूसरी इंडक्टर है इसको यूज करता हूं इनपुट देने के लिए। तो यहां पर एक इनपुट जनरेट कर दिया मैंने इनपुट जनरेट कर दिया। देखिए यहां पे आउटपुट से कुछ इस तरह से सर्किट बनाया। ठीक है, क्या क्या चेंजेस क्रिएट करे मैंने, यहां पर एक एल और सी लगा दिया। आरसी जो रेजिस्टेंस होता था उसके बदले मैंने इंडक्टर और कैपेसिटर लगा दिया, एल और सी लगा दिया, और इस इंडक्टर से कपल करते हुए एक और इंडक्टर लगा दी। ये जो दो इंडक्टर है वो आपस में कपल है। कपल का मतलब क्या होता है कि वो एक ही सॉफ्ट आयरन कोर पे दोनों को वाइंड कराए। एक सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर जैसा लिया, उस पे पहले एक इंडक्टर वाइंड करी और फिर दूसरा इंडक्टर वाइंड करी, तो इससे क्या होगा कि दोनों में फ्लक्स लिंकेज है, बहुत अच्छे से फ्लक्स लिंकेज है, एक म्यूचुअल इंडक्शन है इनके बीच में। म्यूचुअल इंडक्शन है तो इसमें जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर इसमें कुछ फ्लक्स का चेंज हो रहा है तो Yes, इसमें sir. फ्लक्स का चेंज होगा। देयर इज गुड म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन देम। ऐसा अपन ने क्रिएट करा कि आउटपुट में अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है तो उससे इनपुट में भी फ्लक्चुएशन आएगा, आउटपुट में फ्लक्चुएशन होगा तो इनपुट में फ्लक्चुएशन आएगा। ये अपन ने क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे लगाते एक स्विच, सर्किट को कंट्रोल करने के लिए, भाई स्विच ऑन स्विच ऑफ अपने हिसाब से हो जाए, उसके लिए हमने लगा दिया स्विच। जैसे ही पहली बार दोनों स्विच को ऑन करेंगे, ये बैटरीज को प्रॉपर सेट करा जाता है कि ना ये ट्रांजिस्टर जो है वो शुरुआत में धीरे धीरे आने लगे एक्टिव मोड में आने लगे, इसके लिए बैटरी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो एक्टिव मोड में आने लगेगा तो यहाँ करंट आएगा। एक्टिव मोड में आने से क्या होता है, मान लो इसमें तो कोई करंट नहीं था, मान लो इसमें कोई ईएमएफ नहीं था, तो इस VBB की वजह से यहाँ VBA आएगा कुछ, और जो भी यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जैसे तुमने सर्किट स्विच ऑन करा, यहाँ कुछ VB आया तो IC की टेंडेंसी आने की, IC की टेंडेंसी आई तो यहाँ से करंट आने की टेंडेंसी है। अब करंट जो होगा, इंडक्टर शुरू में करंट, इंडक्टर T0 पे करंट अलाउ नहीं करती, कैपेसिटर करता है। कैपेसिटर लाइक Yes, वायर sir. बिहेव करता है, तो T0 पे कैपेसिटर तो वायर जैसा बिहेव कर देगा, तो उसने करंट को आसानी से अलाउ कर दिया। पर जब कैपेसिटर करंट अलाउ करेगा तो चार्ज होने लगेगा, कैपेसिटर में करंट आएगा तो चार्ज आने लगेगा, चार्ज आएगा तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बिल्डअप होगा, तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस बिल्डअप होना चाहिए। ये पोटेंशियल डिफरेंस बिल्डअप होगा इंडक्टर में, तो L डी, पोटेंशियल डिफरेंस धीरे धीरे बढ़ा तो L डी आया, वहां पे L डी आया तो उससे करंट आएगा। फिर समझ पा रहे? Yes, sir. बोलो। तो Yes, इसमें sir. Yes, करंट sir. आया तो इस इंडक्टर में करंट आएगा तो इसमें भी ईएमएफ आएगा, दोनों में कपलिंग है। Yes, तो sir. इसमें ईएमएफ आया तो इसमें भी आएगा, इसमें ईएमएफ आया तो हमने ऐसी कपलिंग करी थी कि दोनों में एक ही डायरेक्शन में ईएमएफ आए, यहाँ का भी ईएमएफ बढ़े, ओवरऑल VB जो यहाँ पर है पोटेंशियल डिफरेंस वो बढ़ जाए, समझे? ये ईएमएफ इसके साथ एड अप हो जाए, हमने ऐसा कपलिंग करी थी। तो यहाँ VB बढ़ा, एक्चुअली पहले केवल इस बैटरी की वजह से VB था, अब इसमें ईएमएफ आया तो VB और बढ़ा। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. है ना? VB के बढ़ने से क्या होता है, IC और बढ़ता है, याद करो। Yes, sir. VB के बढ़ने से IC बढ़ा तो यहाँ करंट और बढ़ा, यहाँ करंट और बढ़ा तो इंडक्टर में करंट और बढ़ा, इंडक्टर में करंट बढ़ा तो इसमें और ईएमएफ आया, यहाँ पर भी ईएमएफ आया, Yes, ईएमएफ sir. आते रहा तो VB बढ़ते रहा, और बढ़ेगा. तो VB Yes, sir. है ना, तो इससे क्या चलते जाता है, ये फॉरवर्ड वो हो गई, एक तरह से पॉजिटिव फीडबैक हो गया। पॉजिटिव फीडबैक होने से क्या होता है कि जब आउटपुट करंट बढ़ा तो इनपुट पोटेंशियल और बढ़ा, जिससे आउटपुट करंट और बढ़ा, जिससे इनपुट पोटेंशियल और बढ़ा, तो बढ़ते बढ़ते चलती चीजें। तो यहाँ जो करंट है IC, उसका अगर मैं ग्राफ दिखाऊं आपको विद टाइम, तो ऐसा इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा। अब बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट थोड़ी हो सकता, याद करो, करंट बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जाता है तो सैचुरेशन मोड आने लगता है, याद करो। Yes, sir. सैचुरेशन मोड आ जाएगा, सैचुरेशन मोड जैसे आया तो IC थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हुआ, Yes, sir. है ना, और जैसे IC कांस्टेंट हुआ तो इसमें करंट बढ़ना जैसे ही खत्म हुआ, इसमें भी करंट बढ़ना खत्म हुआ, तो यहाँ का EMF खत्म हो गया। भाई इसमें करंट बढ़ना खत्म हुआ तो इसके अंदर इंड्यूस EMF खत्म हो गया। Yes, sir. और इंड्यूस EMF यहाँ खत्म हो गया तो VB कम हो गया। Yes, sir.
और वीबी कम हुआ तो आईसी कम होने की टेंडेंसी आ जाएगी। वीबी को कम करोगे तो आईसी कम हो जाएगा। याद करो। यस सर। और आईसी कम होगा तो फिर क्या होगा? जैसे आईसी कम हुआ तो इंडक्टर में उल्टा ईएमएफ आया। आईसी को कम कर रहे हो आप, करंट की डायरेक्शन तुमने बदल दिया। करंट पहले बढ़ रहा था, अब कम करने लग गए, तो करंट कम हुआ तो ईएमएफ उल्टी डायरेक्शन में आया। देखो यस सर। करंट उल्टी डायरेक्शन में आया, इसके अंदर ईएमएफ उल्टी डायरेक्शन में आया, तो इसमें भी उल्टा ईएमएफ आएगा। यस सर। और इसमें उल्टा ईएमएफ आया तो वीबी को और कम करेगा फिर वो। यस सर। यस सर। वीबी कम हुआ तो फिर से कम होने वाली कहानी चालू हो जाएगी। पहले करंट बढ़ने की कहानी चल रही थी, फिर कम होने की चलेगी, फिर वापस बढ़ने की चलेगी, तो एक कहानी चलती रहेगी। करंट शुरू में 0 से बढ़ते 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 मैक्सिमम पहुंचा, मैक्सिमम पहुंचने के बाद फिर कम होने स्टार्ट हो गया, कम होते होते 0 हो जाएगा, 0 से फिर बढ़ना चालू हो जाएगा। तो करंट का ऐसा हमें ग्राफ मिल जाएगा। ओके सर। आ रहा है समझ में? बस। तो अब इस सर्किट में करंट ऑसिलेट करते रहेगा। इस इंडक्टर में करंट ऑसिलेट कर रहा है, इसके अंदर जो फ्लक्स है वो ऑसिलेट कर रहा है, तो इससे कपल करके एक और इंडक्टर लगा दो। इस एक और इंडक्टर में हमें यहाँ ऑसिलेटिंग ईएमएफ मिल जाएगा। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो ऐसा ऑसिलेट करते रहेगा। आ रहा है समझ में? एल और सी Yes, की sir. अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है ऑसिलेशन की 1/2 पाई रूट एलसी। तो सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेशन सस्टेन होते हैं, बाकी ब्लॉक हो जाते हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पे ऑसिलेशन जो होंगे वो इसी फ्रीक्वेंसी से होने लग जाएंगे, क्योंकि एल और सी का जो खुद की ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी होती है वो यही होती है। तो इसी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी के एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा आएगा। तो यही ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी का हमें क्या मिलने लगता है? यहाँ पे ऑसिलेटिंग सिग्नल मिलने लगता है। बस ये वी आउट का ग्राफ बना दिया मैंने। थैंक यू सर। तो कुछ नहीं करा, देखो बस बैटरीज लगाई और सर्किट स्विच ऑन करा और प्रॉपर डिजाइनिंग कर दी थी। अगर मैंने सर्किट की तो डिजाइनिंग प्रॉपर करने की वजह से यहाँ पर एक ऑसिलेटिंग सिग्नल मिलने लगा। बोलो आ रहा है क्या समझ में? यस सर। है ना? चलो, तो मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है ऑसिलेटर का? पॉजिटिव फीडबैक का होता है। ओके, आपका नेक्स्ट क्लास का टाइम होते हैं बस यहीं तक आज। तो आज हमने पढ़ लिया ये ऑसिलेटर। अब आप एनसीईआरटी से अच्छे से रीड करिए ऑसिलेटर, और जो भी अपन ने आज समझा है अच्छे से सब रिवाइज करके आइएगा। अपना सेमीकंडक्टर में ऑसिलेटर ट्रांजिस्टर का एक एप्लीकेशन था, वो भी अपन ने देख लिया है। अब अपना सेमीकंडक्टर में बचते लॉजिक गेट्स। तो नेक्स्ट क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे लॉजिक गेट्स। बहुत छोटा सा पोर्शन होता है लॉजिक गेट्स का, एक ही लेक्चर में खत्म हो जाता है। ठीक है सर, ये बनाना है? हाँ, ये बनाना है ऑसिलेटर, क्यों नहीं बनाना है। अच्छा, इसको थ्योरी मैंने कुछ लिखी नहीं है, तो थ्योरी समझने की मैंने, और आप लिखो खुद से फिर। ठीक है, चलिए।